दुनिया इस हफ्ते के रविवारीय विशेषांक में आपका स्वागत है। अंतर्राष्ट्रीय कूटनीतिक जगत में रिश्तों की दुनिया बड़े अजीब तरीके से चलती है। यहाँ कौन किसके साथ है कहना मुश्किल होता है। जो कभी इधर दिख रहा है तो कब दूसरी तरफ चला जाए, इसका अंदाजा लगाना आसान नहीं होता है। पाला के अदला बदली के दम पर दुनिया के अलग अलग देश खुद को ताकतवर और विरोधी को कमजोर बनाने में लगे रहते हैं। इस कूटनीतिक रस्साकशी को हम आए दिन विशेष तौर पर अमेरिका, चीन और रूस के मामले में देखते रहते हैं। ये तीनों देश अपनी कलाबाजियों को वैश्विक रंगमंच पर बखूबी तरीके से दिखाकर दुनिया को रोमांचित बनाए रखते हैं। इसमें अमेरिका कभी चीन को कमजोर करने के लिए जोर आजमाइश करता है तो कभी रूस को पटकनी देने के लिए अपना पैंतरा आजमाता है। इसमें चीन भी किसी मामले में पीछे नहीं है। वो भी अमेरिका को मात देने के लिए अपनी भरसक कोशिश में लगा हुआ है। लेकिन इस बार चीन ने अमेरिका के बजाय ताइवान को सकते में डाल दिया है। दरअसल चीन ने ताइवान के सहयोगी देश होंडुरास को अपने पाले में कर लिया है। इस बाबत बीते दिनों होंडुरास और चीन के विदेश मंत्रियों के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर भी किए गए। इसके बाद होंडुरास ने एक आधिकारिक बयान जारी करते हुए कहा कि वह ताइवान के साथ अपने सभी संबंधों को तोड़ रहा है। वह दुनिया के वन चाइना यानी केवल एक चीन को मान्यता देता है। इसकी बीजिंग एकमात्र वैध सरकार है जो पूरे चीन का प्रतिनिधित्व करती है। बयान के मुताबिक ताइवान चीन का एक अभिन्न हिस्सा है, इसलिए होंडुरास ताइवान के साथ अपने राजनयिक संबंध तोड़ रहा है। अब से ताइवान के साथ उसका कोई आधिकारिक संबंध या संपर्क नहीं होगा। वहीं इस पर ताइवान के विदेश मंत्री जोसेफ वू ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ताइवान ने अपनी संप्रभुता और गरिमा की रक्षा करने के लिए होंडुरास के साथ अपने संबंध खत्म कर दिए हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर होंडुरास ने ताइवान से रिश्ते क्यों खत्म कर दिए हैं? वह ताइवान का साथ छोड़कर चीन के पाले में क्यों चला गया? इसके अलावा वे कौन से मुद्दे हैं जिनके चलते अपने 8 दशक पुराने रिश्तों को होंडुरास ने तोड़ दिया? समझेंगे सबको एक एक करके, मगर सबसे पहले ताइवान के साथ अन्य देशों के रिश्तों की पृष्ठभूमि को समझ लेते हैं, जिससे वर्तमान मामले को समझने में आसानी हो जाएगी। ताइवान की असल कहानी 1940 के दशक में शुरू होती है। असल में साल 1947 में चीन से लेकर ताइवान तक रिपब्लिक ऑफ चाइना सरकार का दौर शुरू हुआ था। आगे चलकर चीन 2 धड़ों में बंट जाता है, जिसके चलते साल 1949 में चीन में गृह युद्ध होता है। इसमें माओ त्से तुंग के नेतृत्व में कम्युनिस्टों ने चियांग काई शेक के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कामिंगतांग पार्टी को हराया था। कम्युनिस्टों से हार के बाद चियांग काई शेक ने ताइवान जाकर अपनी सरकार बनाई, तो इधर मौजूदा चीन में कम्युनिस्टों का शासन हो गया। ये दोनों सरकारें खुद को चीन का असल प्रतिनिधि बनाने में लगी हुई थी। ऐसे में इन्होंने अपने पक्ष में समर्थन जुटाना शुरू कर दिया। इसी कवायद में ताइवान और होंडुरास के बीच दोस्ती शुरू हुई। हालांकि शुरुआत में यह दोस्ती शीत युद्ध के दौर में साम्यवाद के प्रति शत्रुता पर केंद्रित थी, लेकिन आगे चलकर आर्थिक उदारीकरण के बाद व्यापार संबंधों में वृद्धि हुई तो ताइवान ने होंडुरास को आर्थिक सहायता देकर बदले में राजनयिक समर्थन प्राप्त कर लिया। दरअसल 1980 और 90 के दशक में असाधारण आर्थिक विकास के बाद ताइवान ने वित्तीय और तकनीकी सहायता के माध्यम से कई देशों से राजनयिक मान्यताएं अर्जित की थी। साल 1998 में ताइवान ने करीब $240 मिलियन का एक सहायता कोष भी बनाया था। इस कोष का उपयोग उसने मध्य अमेरिकी सहयोगियों का समर्थन बनाए रखने के लिए किया था। इसके साथ ही राजनीतिक संबंधों को मजबूत करने के लिए ताइवान की कंपनियों को सहयोगी देशों में निवेश करने के लिए भी प्रोत्साहित किया गया। इस सब का असर यह हुआ कि ताइवान के साथ 2016 तक करीब 22 देशों के राजनयिक संबंध थे, लेकिन होंडुरास के अलग हो जाने के बाद अब ताइवान के साथ राजनयिक संबंध रखने वाले केवल 13 देश ही बचे हैं।
इन देशों में प्रशांत महासागर में स्थित 4 छोटे द्वीपीय देश, दक्षिण अफ्रीका का इस्वातिनी और दक्षिण अमेरिका के पराग्वे देश के अलावा 6 मध्य अमेरिकी और कैरेबियन देश शामिल हैं। अब सवाल है कि होंडुरास ने ताइवान का साथ क्यों छोड़ दिया। असल में ताइवान पर अपने दावे को लेकर चीन हमेशा से आक्रामक रहा है। वह कई बार यहां तक कह चुका है कि अगर ताइवान को अपने अधिकार में लेने के लिए बल प्रयोग की जरूरत पड़ी तो वह इससे पीछे नहीं हटेगा। ऐसे में जो देश ताइवान को मान्यता देते हैं या उससे रिश्ते बढ़ाने की कोशिश भी करते हैं, तो चीन उनके खिलाफ धमकी भरे लहजे में अपना विरोध दर्ज कराता है और कई बार उनके खिलाफ कार्रवाई भी करता है। इसके अलावा ताइवान का साथ देने वाले या उसके साथ राजनयिक संबंध रखने वाले देशों को अपने पक्ष में करने के लिए चीन अलग अलग स्तर पर कूटनीतिक तरीके भी अपनाता है। इसमें चीन जिसका सबसे ज्यादा प्रयोग करता है वो है डॉलर डिप्लोमेसी। वो कहते हैं ना कि पैसा किसका मुंह बंद ना करा दे, तो कूटनीतिक पैंतरे में भी चीन का पैसा अच्छे अच्छे देशों को चीन के सामने चुपचाप खड़ा होने के लिए मजबूर कर देता है। इसी के सहारे चीन ने बहुत सारे देशों को ताइवान से रिश्ते तोड़वाने में कामयाबी हासिल की। होंडुरास के मामले में भी जानकार चीन की डॉलर डिप्लोमेसी को ही जिम्मेदार मान रहे हैं। अगर ताइवान के विदेश मंत्री वू की माने तो होंडुरास के चीन के साथ पैसों की वजह से गया है। उनके मुताबिक होंडुरास ने ताइवान से 2.5 अरब डॉलर की सहायता राशि मांगी थी। ये राशि उसने अपने यहाँ अस्पताल और बांध बनाने के अलावा कर्ज माफी के लिए मांगी थी। लेकिन जब ताइवान इस पर सहमत नहीं हुआ तो होंडुरास चीन की गोद में जाकर बैठ गया। अगर वू के आरोपों को परखें तो इसमें काफी हद तक सच्चाई नजर आती है, क्योंकि होंडुरास के विदेश मंत्री एडुआर्डो एनरिक रीना ने बीते महीनों कहा भी था कि उनका देश गले तक कर्ज में डूबा हुआ है और इसमें ताइवान का करीब 600 मिलियन डॉलर का बकाया भी शामिल है। इसका फायदा उठाते हुए चीन ने होंडुरास को लुभाना शुरू कर दिया और अंततः होंडुरास को ताइवान से अलग करने में कामयाब हो गया। खैर, चीन के अलगाव के अभियान के बावजूद ताइवान के 100 से ज्यादा देशों के साथ अनौपचारिक संबंध बने हुए हैं। इन सब में भी सबसे महत्वपूर्ण उसके संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ मजबूत अनौपचारिक संबंध हैं। हालांकि अमेरिका के साथ उसके राजनयिक संबंध नहीं हैं, लेकिन अमेरिका ने यह सुनिश्चित किया है कि ताइवान इंडो पैसिफिक में एक महत्वपूर्ण भागीदार देश है। इस तरह अमेरिका सीधे तौर पर ताइवान की तरफदारी करता है। वहीं चीन और अमेरिका के बीच पहले से पर्दे के पीछे वर्चस्व की लड़ाई चल रही है। इसलिए होंडुरास के फैसले को दक्षिण अमेरिका में चीन के बढ़ते प्रभाव के तौर पर देखा जा सकता है। अब बारी है इस कार्यक्रम के रविवारीय विशेषांक दुनिया मेरे आगे की, जिसमें हम बात करेंगे दूसरी अहम अंतर्राष्ट्रीय खबरों की। इजराइल में प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के देश की न्याय व्यवस्था में बड़े बदलावों की योजना के प्रस्ताव के बाद पूरे देश में विरोध प्रदर्शन जारी है। हजारों लोग सड़कों पर उतरकर सरकार विरोधी प्रदर्शनों में हिस्सा ले रहे हैं। इसे देश के इतिहास में हुए अब तक का सबसे बड़ा विरोध प्रदर्शन कहा जा रहा है। बीते 10 सप्ताह से देश में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। राजधानी तेल अवीव में करीब 2 लाख लोग इन प्रदर्शनों में शामिल हुए हैं। आलोचकों का कहना है कि सरकार के प्रस्तावित बदलावों से देश में लोकतंत्र कमजोर होगा। इस प्रदर्शन का असर भारत में भी देखने को मिला। भारत में इजराइल का दूतावास अपने सबसे बड़े श्रमिक संघ द्वारा बुलाई गई हड़ताल में भाग लेने पहुंच गया। दूतावास द्वारा सोमवार की शाम एक बयान में कहा गया कि दूतावास अगले नोटिस तक बंद रहेगा और इस दौरान कोई कॉन्सुलर सेवाएं प्रदान नहीं की जाएंगी। बीते दिनों अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने श्रीलंका को सहयोग देने के लिए 2.9 बिलियन डॉलर की विस्तारित निधि सुविधा की मंजूरी दे दी। बीते साल से श्रीलंका आर्थिक कठिनाइयों से गुजर रहा है और इसी के मद्देनजर यह फैसला लिया गया है। ऐसा माना जा रहा है कि इस फंड से श्रीलंका के आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने और संरचनात्मक सुधारों को सुविधाजनक बनाने में मदद मिलेगी। इसके अलावा राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने ऐलान किया है
कि इस ऋण की मंजूरी सरकार को श्रीलंका में हितधारकों के विश्वास को बहाल करने में सक्षम बनाएगी। अमेरिकी विदेश मंत्री के बाद अब उपराष्ट्रपति कमला हैरिस अफ्रीका की यात्रा कर रही हैं। इस दौरान उन्होंने घाना, तंजानिया, जाम्बिया जैसे देशों का दौरा किया। इसे अफ्रीकी देशों से अमेरिका की नजदीकी बढ़ाने के तौर पर देखा जा रहा है। साल के आखिर में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के भी अफ्रीका की यात्रा पर जाने के कयास लगाए जा रहे हैं। ऐसे में अमेरिका के 3 शक्तिशाली नेताओं की अफ्रीकी यात्रा के कई मायने निकाले जा रहे हैं। यह सब ऐसे समय में हो रहा है जब चीन और रूस से अमेरिका को कड़ी चुनौती मिल रही है। आइए नोट कर लेते हैं आज का सवाल। ताइवान के सहयोगी देशों का चीन की ओर आकर्षित होने के क्या कारण हैं? वर्णन कीजिए। आपको हमारा यह कार्यक्रम कैसा लगता है और इसे लेकर आपके क्या सुझाव हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हमें आपके फीडबैक और प्रतिक्रिया का इंतजार रहेगा।